तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। सो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कुछ अच्छे से धांसू से न्यूमेरिकल्स पढ़ लिए थे। तो आई होप आप लोगों ने लगाए होंगे उसको अच्छे से और उसका रिवीजन किया होगा। आज का सेशन काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि जैसा कि मैंने अपने एक शॉर्ट वीडियो में आप लोगों को मन की बात उसमें बताया था कि भाई आप लोगों का क्या है, वीकली एक क्विज होगा, है ना। एक क्विज टाइप का सेशन रहेगा, थोड़ा सा आपको भी मजा आएगा, ठीक है, लाइव टेस्ट देने में। तो वो लाइव टेस्ट होगा आप लोगों का एकदम, ठीक है। मैंने बताया था साइट www.menti.com। फिर से मैं लिख देता हूँ, आपको जाना है www.menti, इसी पे जाना और किसी में चले जाइएगा। अब जैसे ही आप इस पे एंटर करेंगे गूगल में सर्च बॉक्स में, जैसे ही इसको डालेंगे वैसे ही आपको एक कोड शो करेगा। ये सेकंड स्टेप है। आपको एक कोड डालने के लिए बोलेगा, इंटर कोड, वो डालने के लिए बोलेगा। उस कोड में आपको मेरा दिया हुआ कोड डाल देना है। जब उसको डालेंगे तो आपके सामने बहुत सारे क्वेश्चंस या सेशन स्टार्ट होने लगेगा, वेटिंग वगैरह दिखाएगा। जब मैं वहां पे स्टार्ट करने के लिए जैसे ही, है ना, मैंने टाइमिंग बताई ना इस टेस्ट का, ये जो क्विज टेस्ट होने वाला है कल, वो यानी कि 4 जुलाई को, वो जब मैं स्टार्ट करूंगा अपने सर्वर के थ्रू तभी आपका चालू होगा, अदरवाइज नहीं चालू होने वाला। आप अभी जाएंगे तो वहां पे नहीं दिखाएगा, ठीक है, एक्टिवेटेड नहीं होगा। मैं एक्टिवेट करूंगा तभी होगा। तो उसमें क्या है, आपको एक कोड मैं दूंगा, उस कोड के थ्रू आप उसमें एंटर करेंगे और वो तभी स्टार्ट होगा जब मैं एक्टिवेट करूंगा। तो उसके लिए टाइमिंग मैं बता देता हूँ, ये कल की है, 4 जुलाई की टाइमिंग रहेगी आपका 5 PM इवनिंग में, 5 PM इवनिंग में रहेगा। आप लोग सभी लोग लाइव हो जाइएगा, ठीक है। आई होप, अगर आपको अच्छे मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ कि मैं बोर्ड के थ्रू आ रहा हूँ, लेकिन आपके प्रैक्टिस के लिए पूरी कोशिश करी जा रही है कि आपकी अच्छे से अच्छे प्रैक्टिस हो सके मेरे थ्रू, है ना। तो कोशिश कीजिएगा आप लोग आने की, ठीक है। इस पे अब कोड मैं बता देता हूं कि जैसे ये कोड आएगा आपको एक कोड डालना है 82689। इसको नोट कर लीजिए आप लोग, क्या 82689 आपको यही डालना है। जैसे ही आप ये कोड एंटर करते हैं पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। और अगर क्लासेस सेशन स्टार्ट हो गया है तो फिर क्वेश्चंस आने शुरू हो जाएंगे। बट एक बात का याद रखो, सपोज आप थोड़ा लेट हो जाते हैं ना, 5:10 5:15, तो बड़ी प्रॉब्लम ये होगी कि कुछ क्वेश्चंस मिस हो जाएंगे आपसे, ठीक है। अगर आपको सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं क्विज के, तो आपको एग्जैक्ट 5 PM पे तैयार हो जाना है, ठीक है। ओके, तो लोड नहीं लेना। सपोज कभी क्या होता है, आपने 4:49 पे लॉग इन किया, ठीक है, तो नहीं शो कर रहा, कोई बात नहीं, वेट करिए, आप वेट करिए थोड़ा, 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट वेट करिए। वेट करेंगे थोड़ी देर बाद फिर क्वेश्चंस वो स्टार्ट हो जाएंगे। क्योंकि होता यह है कि सारे बच्चे 5 PM पे नहीं आएंगे, है ना। तो कुछ थोड़ा सा लेट एंटर करेंगे, 5 भाई सो रहे हैं, जगह अचानक टेस्ट देना है मेरे को, हाँ। तो इस तरीके से तो 5 मिनट अप्रोक्सीमेटली आप 5 मिनट वेट जरूर कीजिएगा, इतना तो वेट करना ही पड़ेगा। देन मैं वहां पे उसको तुरंत एक्टिवेट कर दूंगा। जैसे एक्टिवेट करूंगा आपको एक सर्टेन टाइम मिलेगा, जैसे 30 सेकंड या फिर 1 मिनट 60 सेकंड, इतना आपको टाइम मिलेगा। उस टाइम के पीरियड में ये जो सर्टेन मैंने बताया, उसी में आपको उस क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, ठीक है। आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे, जैसे कि आप एग्जाम में देते हैं। उन 4 ऑप्शन में कोई एक ऑप्शन आपको चूज करना होगा, ठीक है। सोल्यूशन आप पेन कॉपी लेकर बैठिएगा, ऐसे नहीं तुक्का मार रहा है, नहीं इसका ए बी सी, ऐसा नहीं, हाँ। तो चलो ठीक है, इतना तो आई होप समझ में आ गया होगा। इसको स्क्रीनशॉट आप चाहें तो ले सकते हैं कि आपका कल टेस्ट है 5 PM पे। ये आपको कोड डालना है, इस कोड को याद रखिएगा, लिख लीजिए या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। ये दोबारा तो नहीं बता पाऊंगा क्योंकि लाइव क्लास पॉसिबल नहीं है मेरे पास उतने, है ना। मेरे पास नई इंस्ट्रूमेंट्स है जिससे मैं लाइव क्लास आपके साथ इंटरेक्ट कर सकूं। तो आपके साथ यही कर सकता हूं मैं कि आप 5 PM पे कल आप आ जाइए menti.com पे, ये कोड डालिए और आपका, ठीक है, क्विज स्टार्ट हो जाएगा। चलिए अब हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करते हैं, जिसमें आज मैं MCQs पहले डिस्कस करूंगा, फिर कुछ न्यूमेरिकल्स, ठीक है। पहले फोकस कर रहा हूं कुछ MCQs पे कि MCQs को कैसे थोड़ा जल्दी कर सकते हैं और एक्यूरेसी कितनी बढ़िया हम दिखा सकते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे पास है, क्या है, ये लिखा हुआ है अ करंट ऑफ 4.8 एम्पियर, ये मेरे पास करंट है।
इज फ्लोइंग, पहले क्वेश्चन एक बार जल्दी से पढ़ लिया करिए। जैसे करंट ऑफ 4.8 एम्पियर है, ये तो करंट इज फ्लोइंग इन अ कंडक्टर, ठीक, कोई मतलब नहीं मेरे को, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता चल गया, एन पूछ रहा है। हाँ अच्छा, पासिंग पर सेकंड, ओके ठीक है, चलो टाइम दे दिया 1 सेकंड, हर सेकंड पे पास हो रहा कंडक्टर विल, तो क्या पूछ रहा है, कह रहा है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी, क्या होंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी मेरे से एन पूछ रहा है, टाइम 1 सेकंड दे रहा है, 4.8 करंट दे रहा है, आई दे रहा है। तो हम एक काम करेंगे यार, इसमें कोई रिलेशन बनाएंगे, बट यार इसमें कोई रिलेशन नहीं होता, बट नंबर के लिए फॉर्मूला यूज होता है, क्या, वी नो दैट Q इज इक्वल टू एन, होता है ना, बिल्कुल, और Q का एक फॉर्मूला होता है IT, क्योंकि यहाँ चार्ज नहीं है, चार्ज नहीं है तो IT होता है भाई, IT, तो IT इज इक्वल टू एन में लगा सकता हूं, और यहां से n का फॉर्मूला बना सकता हूं, E को सेकंड साइड ले जाओ तो IT बाई E हो जाएगा, है कि नहीं। अब थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करेंगे हम लोग, ये हो गया 4.8 एम्पियर है, टाइम 1 सेकंड दे रहा है, और E की वैल्यू आप जानते हैं 1.6 इन 10 टू द पावर माइनस 19, तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, ये इतनी वैल्यू होती है। अब करेंगे क्या हम, इसके बाद सिंपल सा फंडा ये रहेगा कि हम इस पार्ट को, मैंने बताया था कि पावर नेगेटिव को हम ऊपर ले जाके उसको पहले पॉजिटिव करेंगे, तो ये सबसे पहला काम रहता है मेरा, और इसको डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, 16 3 आप ये नहीं भी करते हैं तो आपको यहां से देखिए रिजल्ट मिल गया 3, जरा देखिए जरा 3 कहां पे है, अरे 3 तो यहाँ पे है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि 2 जगह है, एक यहाँ पर भी एक यहाँ पे भी, यानी अब मुझे सॉल्व करना होगा। तो तुम्हें मालूम है जब माइनस 19 उधर जाएगा तो ऊपर हो जाएगा 3 इंटू 10 टू द पावर 19। अब ये मैं समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा, ऐसे तो आप तुरंत कर ले फट से, कैसे देखो कितने सेकंड में क्वेश्चन होता है, मैं इरेज कर रहा हूँ, देखना। तो करंट दे रहा, ओके, आई इज इक्वल 4.8, ये भी नहीं लिखना ना, इसको भी ना लिखना, 4.8 आई दिया है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एन पता करना है, ठीक है, अच्छा ठीक है, फॉर्मूला होता है IT इज इक्वल टू एन, हाँ ठीक है, एन पता करना है, यानी IT अपॉन ई हो गया, आई की वैल्यू 4.8 इंटू 1 का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो है 1.6 10 टू द पावर माइनस 19, 16 3 3 10 टू द पावर ऊपर गया 19, ये आंसर, ओए बस समझ में आया, सॉरी भाई थोड़ा बहुत ज्यादा जल्दी में चला गया, अरे यार हमारे यहाँ भी गधों की कमी नहीं है, तुम जानते हो, ठीक है, ये सोचते मैं विराट कोहली हूँ, कोई बात नहीं, चलिए ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन आपका हो गया, ठीक है, आप नोट तो कर ही लिए होंगे यार, हाँ चलिए सेकंड क्वेश्चन चलते हैं, पॉज कर देता हूं पहले, देखिए इस क्वेश्चन कैसे करते हैं, पहले मैं स्पीड में थोड़ा करता हूं, अच्छा हाउ मच वर्क डन, अच्छा W पूछ रहा है, बहुत बढ़िया, W चार्ज दे रहा है, Q दे रहा है, ये साइड में लिखूंगा, Q दे रहा है, ठीक है, W पूछ रहा है, फ्रॉम अ पॉइंट 118 128, यानी कि 128 से 128 हो गया, यानी V इज इक्वल टू कितना हो गया, डिफरेंस 10, अब चार्ज दे रहा है 2, 10 इंटू 2 कितना हो गया 20, यानी आंसर कितना हो गया 20 जूल। अब कैसे लगाया, ध्यान से देखो, 20 जूल लगा दिया, अब कैसे करें, देखो वर्क डन पूछ रहा है, यानी W क्वेश्चन मार्क, चार्ज दे रहा है Q इज इक्वल टू 2 कूलम, और अब देखो 2 V दे रहे हैं, एक दे रहा है एट पॉइंट A 118 और एक पॉइंट B पे दे रहा है 128 वोल्ट, है कि नहीं। अब अगर मैं यहां से डेल्टा V निकालूं तो ये क्या होगा, VB माइनस VA, यानी 128 माइनस 118 इज इक्वल टू व्हाट 10 वोल्ट ही तो आएगा, है कि नहीं, ठीक है। अब नेक्स्ट मेरे को क्या पूछ रहा है, मेरे से पूछ रहा है कि बताओ W कितना, यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी या फिर वर्क डन कितना हो रहा है, तो वर्क डन W इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा V इंटू क्यू, क्यों डेल्टा V इंटू क्यू सर आपने बताया था, तो बात तो वही है ना, V लोगे तो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा, क्योंकि मुझे डिफरेंस दे रहा है ना, सो डेल्टा V इंटू क्यू, डेल्टा V कितना है 10 और चार्ज कितना है 2, यानी 20 जूल हो गया, ये पूरा डिस्क्रिप्टिव है, और MCQ में आप बस वो 2 10 20 हो गया खत्म, वैसे समझ में आया कि नहीं, बिल्कुल हलवा सा था, पॉज करके नोट कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही धांसू है, क्या लिखा हुआ है, इफ अ वायर, इसको जल्दबाजी में मैं नहीं बताने वाला क्योंकि थोड़ा सा टाइम लगेगा, इफ अ वायर ऑफ अ रेजिस्टेंस R इज मेल्टेड, मेरे पास एक वायर है, वायर का रेजिस्टेंस मुझे समझते ही हो गए ना, अपोज द करंट, फ्लो ऑफ करंट, ठीक है, तो रेजिस्टेंस R इज मेल्टेड, उसको मेल्ट किया गया एंड रीकास्ट, एंड फिर से फॉर्म किया गया हाफ ऑफ इट्स लेंथ, यानी जो भी पहले लेंथ थी उसका हाफ कर दिया गया, चलो पहले लेंथ L है, अभी L बाई 2 हो गई, ठीक है ना, अभी कितनी हो गई L बाई 2, फिर क्या कह रहा, द न्यू रेजिस्टेंस ऑफ द वायर विल बी, जो नया रेजिस्टेंस, भाई लेंथ हाफ हो गई, तो अब ये नया रेजिस्टेंस बन रहा है वो क्या होगा, मतलब उसकी रेजिस्टेंस क्या होगी, तो जरा समझो, यहां पे कॉमन सेंस थोड़ा सा लगेगा, क्यों, रीजन क्या है सर, देखिए यहां पे हमें लेंथ के बारे में दे रहा है लेकिन एरिया के बारे में नहीं दे रहा, बट थोड़ा सा कॉमन सेंस भी यूज करना पड़ेगा, क्या कि सिंपल सी बात है कि अगर मैं किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का लेंथ जस्ट हाफ कर रहा हूं
तो क्या उसकी एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा? क्या कांस्टेंट होगा? इज इट पॉसिबल? हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, कभी हो ही नहीं सकता। अब समझो जरा कि अगर मैं इस वायर को मेल्ट करके एक छोटा सा वायर बनाऊंगा, तो अगर ये इतनी, इसकी अगर क्रॉस सेक्शन इतना पतला है, तो अब ये क्या होगा, थोड़ा सा थिक हो जाएगा। अब बिल्कुल परफेक्ट चीज बता रहा हूं कि कितना थिक होगा। अगर हाफ किया गया तो डबल थिक हो जाएगा, यानी एरिया बन जाएगा डबल। 1/3 किया तो एरिया बन जाएगा ट्रिपल। क्लियर है ना? बस इतना समझो, जस्ट अपोजिट, 2 डिवाइड किया 2 मल्टीप्लाई। तो ये होता है सिस्टम। तो आप करेंगे क्या, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? हमें मालूम है, बिकॉज फॉर्मूला क्या होता है, R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। ये फॉर्मूला मैंने बताया था लेंथ और एरिया से रिलेट करके, ठीक है। अब देखिए, ये तो मेरा एक्चुअल है ना, लेंथ एल, एरिया, इसके लिए ये एक्चुअल है। लेकिन जब रीकास्ट करेंगे, आफ्टर रिकास्टिंग द वायर, तो इस तरह का बन जाएगा। तो यहां पे जो न्यू बनेगा ना, हम उसको ये बोलेंगे आर डैश, उसके मतलब रेजिस्टेंस आर डैश, उसकी जो लेंथ होगी न्यू लेंथ, चाहो तो मैं इसको लिख देता हूं, लेंथ बोल देता हूं, न्यू लेंथ, ये हो जाएगा L/2 या L डैश, चलो बोल देता हूं, L डैश कितना हो जाएगा, L/A। और अगर मैं एरिया की बात करता हूं, जो नया क्रॉस सेक्शन एरिया है वो डबल हो जाएगा। लिखा नहीं है बट फिर भी मैंने बताया, थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करेंगे कि वो कैसा हो जाएगा, 2A। चिंता मत करो, इसका मैं बिल्कुल शॉर्टकट भी बताऊंगा, लेकिन अभी पहले कॉन्सेप्ट समझिए, क्योंकि फर्स्ट टाइम क्वेश्चन आपके सामने आया है। मैंने बताया रजिस्टर का फॉर्मूला होता है R इक्वल टू रो L/A, क्योंकि वो कह रहा है फाइंड द न्यू रेजिस्टेंस, ठीक है, न्यू रेजिस्टेंस। तो मैंने R डैश सेलेक्ट कर लिया, क्योंकि मैं एमसीक्यू करा रहा हूं, तो इसमें ज्यादा मैं डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज नहीं लिखाऊंगा। L डैश L/2 हो गया और A डैश 2A डबल हो गया। अब एक काम करते हैं, हम R डैश लगाते हैं इसके अकॉर्डिंग। सो R डैश कितना हो जाएगा, R डैश इज इक्वल टू रो L डैश बाई A डैश। अब एक काम करते हैं, वैल्यूज पुट करते हैं। तो ये रो, भाई रो क्यों, रो आपने नहीं चेंज करा, रो डैश कर दो। भाई ये क्या होता है, आपका रजिस्टिविटी होता है, वो कांस्टेंट होता है पर्टिकुलर मेटल के लिए, याद रखना। वो किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है लेंथ एरिया पे नहीं, ये डिपेंड करता है आपका टेम्परेचर और, किसमें बताया था मैंने, याद करो, टेम्परेचर और नेचर ऑफ मटेरियल पर। अब कॉपर लिया तो कॉपर ही तो बना रहे हो, मटेरियल चेंज किया गया, ना ही आपने टेम्परेचर चेंज किया। वो तो मेल्ट करने के बाद उसको रिकास्ट करके फिर से तब यूज करेंगे ना, वहां मेल्ट, वहां टेम्परेचर थोड़ी चेंज कर रहा है। तो रो हो गया L डैश, L डैश कितना है, L/2, और एरिया कितना, 2A। इसको सॉल्व करते हैं, तो R डैश इज इक्वल टू हो जाएगा रो L 2 नीचे आ जाएगा 4A, समझ में आया, 4A 2 2 4, ठीक है। अब नेक्स्ट R डैश इज इक्वल टू, एक काम करो, जो 4 है इसको बाहर ले आओ, ऐसा कर दो, और ये हो जाएगा रो L/A, ऐसे कर दो। कोई दिक्कत, बात तो वही पड़ेगा ना, मल्टीप्लाई करो। अब बताओ जरा, ये किसकी वैल्यू है, ये तो R की वैल्यू है सर, ये R की वैल्यू है। तो हम यहाँ पे ये पूरी जो वैल्यू है इसे सब्स्टिट्यूट कर देंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। तो मेरे पास बन जाएगा R डैश इज इक्वल टू 1/4R, यानी R डैश इज इक्वल टू R/4। ये हो गया आंसर, पूरा डिस्क्रिप्टिव में, थोड़ा लैंग्वेज मैंने नहीं लिखा, दैट्स इट। ये देखिए R/4। अब देखिए बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल इजी वे, इसको आप नोट कर लीजिएगा। अब देखिएगा एकदम इजी मेथड बता रहा हूं, मतलब एमसीक्यूज के लिए, एमसीक्यूज के लिए ये आप ये फॉर्मूला लगाइए। जब भी न्यू रेजिस्टेंस पूछ रहा है, कोई भी चेंजमेंट लेंथ और एरिया में कर रहा है, तो आप एक फॉर्मूला लगाइए, R डैश इज इक्वल टू N स्क्वायर इंटू R। ये फॉर्मूला याद रखिए। अब यहाँ पे N क्या है, ये जो N है वो किसी भी पर्टिकुलर उसके फिजिकल स्ट्रेंथ में जो चेंज हो रहा है, यानी उसको मैंने थोड़ा सा स्ट्रेच कर दिया, या फिर उसको मैंने क्या कर दिया, थोड़ा कंप्रेस करके उसका एरिया इंक्रीज कर दिया, लेंथ इंक्रीज कर दिया, या एरिया इंक्रीज और डिक्रीज कर दिया। तो ये क्या है, डिक्रीजमेंट और इंक्रीजमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी ऑफ द वायर, ठीक है। तो मैंने क्या किया, L/2 करा है ना, N की वैल्यू क्या है, हाफ करिए, सॉरी हाफ, N/2 नहीं, हाफ। ये देखिए, ये जो भी आप चेंजमेंट करते हैं वही N की वैल्यू है, तो हाफ किया तुमने। सो R डैश इज इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर करो और इंटू में R। सो R डैश इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4R। सो R डैश इज इक्वल टू हो जाएगा R/4। बट ये आप एमसीक्यू में यूज करिएगा सिर्फ, ठीक है, और किसी में नहीं। हो गया खत्म।
आप समझ में आया? देखिए बिल्कुल इजी वे पे है, अब तो बिल्कुल शॉर्ट में। अरे हाफ कह रहा है, ओके, तो न्यू रेजिस्टेंस हाफ का स्क्वायर 1/4 आर, ये वाला आंसर आएगा पक्का। ओके, तुरंत कर लेंगे आप। सो मजा आया? बिल्कुल, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। तो ठीक है, इसे नोट कर लिए फटाफट, और यार शेयर वेयर भी कर दिया करो भाई, थोड़ा सा बढ़ाओ अपनी थोड़ी एंगेजमेंट वगैरह, ठीक है। चलो पॉज करके नोट करो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई जैसे मैंने शेयर के लिए बोला भाई, बोलते हैं ना कि शेयर करने से, ज्ञान शेयर करने से, नॉलेज शेयर करने से बढ़ता है। तो वही चीज है यार, थोड़ा शेयर करोगे तुम, मजा ही आएगा तुमको, ठीक है। पढ़ाओ, देखो यार ज्ञान बांट रहे हो, मैंने ज्ञान लिया, तुम ले भाई, तू भी ज्ञान ले ले, थोड़ा सा पढ़ ले, पबजी तो खेलता है, थोड़ा पढ़ाई भी कर ले अपने फ्रेंडों को। चलो स्टार्ट करते हैं, फिलहाल फालतू की बातें। कह रहा व्हाट इज द मिनिमम रेजिस्टेंस। अच्छा आपको याद होगा मैंने दो चीजें बताई थी, मैंने बताया था मैक्सिमम इफेक्टिव रेजिस्टेंस और मिनिमम इफेक्टिव रेजिस्टेंस, याद है? अच्छा बताओ, अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरे पास बहुत सारे रजिस्टर्स हैं, चलो इसका मैक्सिमम इफेक्टिव रेजिस्टेंस बताओ। अच्छा सर आप सीरीज की बात कर रहे हैं क्या? है कि नहीं? बिल्कुल दिमाग में आ गया, क्योंकि आप पढ़ते हैं। अब अगर मैं कहूं बहुत सारे रेजिस्टेंस है, 5 6 7 8 हैं बहुत सारे, अब बताओ जरा इसका मिनिमम इफेक्टिव रेजिस्टेंस बताओ। ओ पैरेलल बोल रहे हैं, तो मैं घुमा के बोल रहा हूं, यहाँ पे क्या कह रहा, मैं कह रहा हूं मिनिमम रेजिस्टेंस। तो बस सीधे आप फॉर्मूला, क्योंकि मिनिमम रेजिस्टेंस, तो आप फॉर्मूला क्या, अभी मैं शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा, शॉर्ट ट्रिक का तो बादशाह हूं भाई। 1/R1 R2 R3 R4 और R5, कुछ यही करेंगे, बिल्कुल यही करेंगे, सभी यही करेंगे, क्योंकि रजिस्टर्स मेरे कितने हैं, सभी 5 ओम के, 1/5 के हैं, तो हर एक जो है ना 1/5 का है, चाहे वो R1 हो, चाहे वो R2 हो, चाहे वो R3 हो, चाहे वो R4 हो, या फिर R5 क्यों ना हो। बस वैल्यू पुट करो तो ये हो जाएगा कितना, 1/1/5 प्लस 1/1/5 प्लस 1/1/5 प्लस 1/1/5 प्लस 1/1/5। अब ये 5 ऊपर चला गया, तो ये 1/r इज इक्वल टू 5 प्लस 5, ये भी ऊपर जाएगा, 5 प्लस 5 प्लस 5, है ना। तो अब ये हुआ कितना, ये हो गया आपका 25। बट क्या 1/r, तो ये क्या रेशियो में यहाँ पे 1 करो। अब मेरे को तो 1/r की वैल्यू नहीं चाहिए, मेरे को तो r की वैल्यू चाहिए, इफेक्टिव चाहिए, तो r इफेक्टिव कितना हो जाएगा 1/25। ये आपका क्या है, ये मिनिमम रेजिस्टेंस है, मिनिमम इफेक्टिव रेजिस्टेंस है, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब आपको तो एमसीक्यू करना है, ये हो गया डिस्क्रिप्टिव, थोड़ा सा अभी लैंग्वेज थोड़ा होता है ना, थोड़ा सा। तो अगर मेरे को तो एमसीक्यू करना है, मेरे को जल्दी निपटाना है, क्योंकि जितनी जल्दी मैं करूंगा उसी टाइम को जो मैंने शेव करा है वो टाइम मैं किसी अलग क्वेश्चंस में दे दूंगा, क्योंकि सीबीएसई हर साल 1 या 2 नए क्वेश्चन जरूर डालता है, थोड़ा सा हल्का सा हाई लेवल के, हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन हॉट्स, ठीक है, जिसमें बच्चे को देखते हैं कि भाई ये 99 मार्क्स लेकर आया है, 100 आउट ऑफ 100 लाया है, तो क्या ला सकता है कि नहीं। आप देखते होंगे बोर्ड एग्जाम में बहुत कम बच्चे होते हैं जो फुल आउट ऑफ फुल लाते हैं, है कि नहीं, लाते हैं बट फुल आउट ऑफ फुल बहुत कम लाते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो हॉट्स टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं कर पाते, करते ही नहीं है, और ना उनसे हो पाता है। क्यों? क्योंकि कभी प्रैक्टिस नहीं करी, इसलिए नहीं हो पाता उतना मेंटली। तो उसके लिए क्या टाइम बहुत लगता है, और टाइम तभी आप दे पाएंगे उस क्वेश्चंस के लिए जब आपके पास बचा हो, बट आपने तो कहीं और यूज कर लिया है अपने टाइम को, है कि नहीं। तो आपको क्या होता है ना, क्वेश्चन को थोड़ा जल्दी जल्दी करो, इफेक्टिव करो, यानी एक्यूरेसी भी हो और जल्दी भी हो। उसके लिए हम क्या करें, हमारे पास एक थोड़ी बहुत ट्रिक भी होनी चाहिए, थोड़ा अलग हटके सोचे भाई। ये सब तो सभी कर लेंगे ना, मैं कह रहा हूं जितने बच्चे हैं लगभग यही करेंगे, बट जो थोड़ा सा हटके रहता है वो क्या करता है, वो कुछ और सोचता है पर फिर करता है। तो यहाँ पे अगर हम ट्रिक की बात करें तो क्या लगाते हैं, याद रखना ऑलवेज, जो भी मेरा रजिस्टर आई मीन जो भी फाइंड आउट करने के लिए कह रहा, तो हम करेंगे क्या, हम एक फॉर्मूला लगाते हैं, जैसे इफेक्टिव रेजिस्टेंस। अगर मैं इफेक्टिव की बात करूं तो इफेक्टिव के लिए लगाऊंगा R इज इक्वल टू, क्या लगाऊंगा, R/N। समझ में बात आ रही है, R/N, ये R क्या है, R डैश, दो R नहीं हो सकते ना एक जगह पे, ये मेरा क्या है, ये R नेट है, यानी R इफेक्टिव जो मेरे को चाहिए, मैक्सिमम मिनिमम जो भी चाहिए, और R डैश क्या है, R डैश जो ईच रजिस्टर की वैल्यू दे रहा, और N क्या है, नंबर ऑफ रजिस्टर्स। लेकिन ये बात याद रखो, ये ट्रिक तभी यूज होगी जब आपके कैसे हो, आइडेंटिकल रजिस्टर्स हो, आइडेंटिकल कंडक्टर्स हो। आइडेंटिकल मतलब सेम वर्ड के बहुत सारे बल्ब, सबकी सभी की रेटिंग जो है वो सेम है, तभी वर्क करेगा, एक ही जैसे आइडेंटिकल के लिए। अगर अलग अलग है तब ये फॉर्मूला यूज करो, बट एमसीक्यूज में ऐसा नहीं करेंगे आप लोग के साथ। एमसीक्यू में वो चाहते हैं भैया आप जल्दी करो क्वेश्चन, भाई ऐसा नहीं कहेंगे 10 मिनट में बच्चा लगाना चाहिए ना,
ऐसा क्वेश्चन सेटअप करते हैं कि आप थोड़ा उसको जल्दी कर सके। चलो आगे चलते हैं। तो अब जब ये फॉर्मूला लगाएंगे तो देखना आर नेट इज इक्वल टू क्या होगा, या टोटल आर बोल सकते हैं आप, आर डैश कितना 1/5 और टोटल रेजिस्टेंस कितने 5 5 5 जा 25 1/25 खत्म। ये समझ फिर से बोलो, आर डैश कितना 1/5 और एन कितना है 5, मतलब टोटल रेजिस्टेंस 5 5 5 जा 25 1/25 आपका आंसर हो गया। तो आप देखिए इसमें कितना टाइम लगा था, इसमें 1 मिनट भी नहीं लगा मेरे को। ये होता है, ठीक है, पॉज करके नोट करो। अब देखो जो मैंने फॉर्मूला बताया अभी उसको तुम बता भी सकते हो, याद रखो पैरेलल के लिए है सिर्फ, ठीक है, अगर मैंने सबके लिए बोला है तो उसको याद रखना वो पैरेलल के लिए ही होगा सिर्फ। तो अब देखो जैसे फॉर्मूला होता है 1/r, मैंने क्या लगाया 1/r1 1/r2 1/r3 1/r4 है ना 1/r5, कितने लगाया मैंने, फॉर्मूला बनाना सिखा रहा हूं आप लोगों को, थोड़ा सा ज्ञान और ले लो, ज्ञान बढ़ रहा है। तो यहाँ क्या है कि ये सारे वैल्यूज कैसे हैं, मतलब ईच की है ना, तो आर डैश आर डैश आर डैश सबको ले लो, बिल्कुल सभी की वैल्यू सेम है क्योंकि आइडेंटिकल है। तो ये हो गया 1/r डैश प्लस 1/r डैश प्लस, सॉरी 1 कर दिया मैंने, आर डैश आर डैश आर डैश डिश 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 डिश, ठीक है, आर डैश हो गया। अब देखो जरा डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर ऊपर ऐड हो जाएगा, तो ये 1 2 3 4 5 डिवाइडेड बाई आर डैश, ठीक है। अब मान लो मेरे पास 5 की जगह बहुत सारे हैं, n रजिस्टर्स हैं, कितने n रजिस्टर्स हैं, तो 1 2 3 4 5 6, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं बताता हूं, अगर 1 को 2 बार ऐड करो कितना आएगा 2, 1 को 3 टाइम्स ऐड करो, 1 को 5 टाइम्स ऐड करो 5, अगर 1 को तुम n टाइम्स ऐड करोगे तो कितना आएगा, सिंपल सी बात है n आएगा, n आएगा। तो अगर तुम 1 को n टाइम्स ऐड करो n टाइम्स, तो आंसर कितना आएगा n आएगा। ये n के लिए बना रहा हूं, 5 के लिए तो 5 यूज करना। तो फॉर्मूला क्या बना n/r डैश, बट मेरे को तो r की वैल्यू चाहिए, r इफेक्टिव, तो r इफेक्टिव उल्टा कर दो r डैश बाई, ठीक है। बट ये किसके लिए, पैरेलल के लिए, ये किसके लिए, पैरेलल के लिए है, सीरीज के लिए मत लगाइएगा, क्योंकि सीरीज में आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे भाई। जैसे मैंने बोला कि एक काम करो कि टोटल मेरे पास 5 आइडेंटिकल बल्ब हैं, चलो बताओ टोटल मैक्सिमम रेजिस्टेंस कितना होगा, तो तुम क्या करोगे R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 डैश, ऐसा कुछ करोगे ना। मान लो 3 रजिस्टर्स हैं, अब मैंने कहा सभी 5 के हैं, तो तुम तुरंत कर दोगे 5 5 10 5 50, या फिर कोई और स्मार्ट बच्चा क्या करेगा 5 3 टाइम्स है, 5 3 50 5 3 50। बात समझ में आ रही है कि नहीं, एकदम इजी वे होता है कि इसको तुम इजीली ऐड कर सकते हो। 10 दिए हैं तो 10 5 इंटू 10 कर दो 50 ओम, सबको एक साथ ऐड ही करना है ना, यानी यहां पे तुम ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो। सीरीज में कौन सा, फॉर सीरीज अगर तुमको मैक्सिमम निकालना है फॉर आइडेंटिकल, तो फॉर्मूला लगा दोगे r डैश इंटू n, है ना, n मतलब टोटल कितने हैं और r डैश मतलब ईच रजिस्टर। तो यहाँ पे तुम ये सीरीज के लिए लगा देना और ये पैरेलल के लिए, सॉर्ट, ठीक है। सो चलो नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज द मैक्सिमम रेजिस्टेंस, अरे वाह बत्ती जली चमका। तो मैक्सिमम रेजिस्टेंस व्हिच कैन बी मेड यूजिंग द 5 रजिस्टर्स, इस बार मैक्सिमम बोल रहा है, अरे सर समझ में आ गया, ये वाला फॉर्मूला लगाना है r डैश इनटू n, है क्या नहीं, जितने हो। सो r इज इक्वल टू r डैश कितना है 1/5 इनटू, भाई मैक्सिमम यानी सीरीज के लिए ये बताया था मैंने, क्योंकि सभी के सभी कैसे हैं, ये देखो ईच यानी सभी के सभी 1/5 के हैं, और कितने 5 5 5 से कट गया, आंसर कितना है 1 ओम, वाह गजब। चल नोट करो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऐसे क्वेश्चन देख के नॉर्मली बच्चों को बहुत डर लगता है, अबे यार ये कैसा क्वेश्चन है, समझ में नहीं आ रहा। देखो समझने लायक कुछ नहीं होता है, बस आपने पर्टिकुलर अच्छे से पढ़ा है ना, तो ये क्वेश्चन एकदम हलवा है, क्योंकि आपको पेन भी नहीं चलाना है इसमें, पता है आपको। चलिए देखिएगा लिखा आइडेंटिफाई द सर्किट इन विच द इलेक्ट्रिक कंपोनेंट हैव बीन प्रॉपर्ली कनेक्टेड। ये जो कंपोनेंट है ना इलेक्ट्रिक कंपोनेंट, जैसे वोल्ट मीटर हो गया, मीटर हो गया, बैटरी हो गया, की हो गया, रजिस्टर हो गया, ये क्या सही तरीके से हैं, जुड़े हुए हैं या नहीं, प्रॉपर्ली कनेक्टेड है कि नहीं। इससे क्या है, एक स्टोरी याद आई मेरे वाइवा का, कि उसमें क्या था कि 10th में था, तो भाई 10th में था, तो 10th में क्या होता है कि बोर्ड एग्जाम से पहले वाइवा वगैरह होता है, तो वहाँ क्या होते हैं कि एग्जामिनर आते हैं, मतलब जो प्रैक्टिकल वगैरह लेते हैं बोर्ड एग्जाम से, गवर्नमेंट ही होते हैं, गवर्नमेंट टीचर्स वगैरह, तो आते हैं स्कूलों वगैरह में, ठीक है।
और उसी के अकॉर्डिंग आपको मार्क्स मिलता है, इंटरनल मार्क्स वगैरह और प्रैक्टिकल के अलग से मार्क्स मिलते हैं वाइवा में, आप लोगों के भी होते हैं, ठीक है। बस मोस्टली क्या होता है वो स्कूल वाले ही सब सिस्टम बढ़ा देते हैं, जो गवर्नमेंट के बच्चे होते हैं उनके लिए थोड़ा ये सब सिस्टम होता है। तो उसमें वाइवा में क्या था कि भाई वाइवा से पहले जो हमारे सर थे फिजिक्स के, तो वो बच्चों को पहले क्या करते हैं कि भाई उनके अकॉर्डिंग क्या क्या क्वेश्चंस, क्योंकि नॉर्मली स्कूल बहुत पुराना है तो उनको मालूम है कि जो वाइवा वाले आएंगे, जो लेने आएंगे एग्जामिनर, वो क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं बच्चों से। अब भाई कोई भी स्कूल ये नहीं चाहता कि गवर्नमेंट जो टीचर हैं वो एक गलत इंप्रेशन लेकर जाएं और बताएं हमारे स्कूल के जो बच्चे हैं अरे उनको कुछ नहीं आता, सब गधे हैं। तो कहानी पे आता हूँ, तो कहानी ये है कि भाई सर लोग सभी बच्चों को, जैसे ग्रुप्स रहते हैं, 5-5 बच्चों के ग्रुप्स, ठीक है, एक ग्रुप है, उस ग्रुप मेरा 5 बच्चों का ग्रुप अलग है, टीम लीडर बनाया जाता है उसमें। तो उसमें क्या है भाई, मैं लीडर नहीं था ठीक है। तो उसमें सर ने क्या किया कि भाई वाइवा से जस्ट 2-3-4 दिन पहले उन्होंने प्रैक्टिस करानी होती है, सब बच्चों को कंपोनेंट दे दिए, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट, ये लो और एक काम करो, इसको असेंबल करो, जोड़ो। अब वो तो प्रैक्टिकल देखो, थ्योरी की बात अलग होती है और प्रैक्टिकल की बात अलग होती है। कभी कभी होता है ना, सर ने सिखाया है लेकिन हमारा ध्यान उधर नहीं था और हम लोगों ने उसको ध्यान समझा नहीं, उस समय तो कर दिया लेकिन फिर बाद में जब दोबारा करने को दिया गया तो हम लोग नहीं कर पाए। ऐसा होता है नॉर्मली, मेरे साथ भी हुआ था। तो जब सारे कंपोनेंट दिए उसको असेंबल करना था, तो मैंने क्या करा भाई, मेरे पास एमीटर था, मेरे पास वोल्ट मीटर था, बैटरी भी थी पूरा, और ये वायर्स भी थे, ठीक है, और की भी नॉर्मली होती है। तो मैंने कुछ इस तरीके से ऐड किया, ये मेरा रजिस्टर मेन, मतलब सपोज कर लो बल्ब, ठीक है, बल्ब, फिर मैंने बैटरी अटैच कर दी, पॉजिटिव पॉजिटिव, इसके पॉजिटिव को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और नेगेटिव वाले को यहां से कनेक्ट करूंगा, ठीक है। यहाँ पे एक की लगा दी थी मैंने, ठीक है, और इसके बाद फिर आगे गया और यहाँ मैंने लगा दिया अमीटर, ओके, और नेगेटिव वाले से और पॉजिटिव वाला, ये पॉजिटिव जाएगा ना, पॉजिटिव वाला पॉजिटिव से, और उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने वोल्टमीटर लगा दिया, ऐसे कनेक्ट कर दिया था मैंने। मतलब इसमें क्या होता है, आपको एक टेबल रहेगी उसमें आप बल्ब लगाइए, वायर ऐसे करके जोड़िए, ऐसा करना होता है। अब ये मैंने जब कनेक्ट किया, ये देखो यहां से भी ये नेगेटिव और पॉजिटिव, जब मैंने कनेक्ट किया यार बल्ब ही नहीं जल रहा है मतलब जैसे स्विच ऑन करा बल्ब जल ही नहीं रहा है। अब ये बड़ी दिक्कत हो रही है। अब सर आए तुरंत, हाँ मिश्रा जी हुआ, तो मैंने कहा सर ये जोड़ दिया सर, लगता है बल्ब खराब है सर सर जल ही नहीं रहा। वो आते कहते अरे गधे कहीं के, तुमको क्या बताया था, तुमने क्या कर दिया है। मैंने कहा क्या हुआ सर, देखिए ना जोड़ा तो सर नेगेटिव पॉजिटिव। कहे बस यही बताया था क्या, नेगेटिव को नेगेटिव से जोड़ दो, पॉजिटिव को पॉजिटिव से जोड़ दो, और कुछ नहीं बताया था, बस यही बताया था और मैं शांत, मैंने कहा अरे यार और क्या बताया था। ऐसा होता है ना, अरे सर और क्या बताया था आपने, और कोई फॉर्मूला बताया था क्या वी स्क्वायर बाई आर लगाना होगा, ऐसा कुछ आई स्क्वायर आर लगाना पड़ेगा। तो भाई उधर बोला तो नहीं, अब सर का सुन रहा हूँ, क्योंकि अभी देखो ये गलती अगर मैं एग्जामिनर के सामने कर देता भाई मार्क्स तो मेरे कटे, स्कूल की बदनामी अलग, दोनों चीजें। तो इसलिए टीचर्स लोग पहले ये सब कराते हैं कि देखो ये हो सकता है, उनको भी नहीं मालूम क्या एग्जाम में या क्या क्वेश्चन पूछेंगे एग्जामिनर जो आने वाले हैं, बट ये जरूर होता है कि वो अंदाजा लगा लेते हैं शायद ये पूछ सकते हैं, कभी तुक्का बैठ जाता है उनका। चलो, तो अब ये भैया जब मैं बना के दिया, अब बल्ब ही नहीं जल रहा है, सर्किट ही नहीं, पूरे मेरे जितने भी 5 बच्चों का जो ग्रुप है उनमें किसी का नहीं हो पा रहा है, ठीक है, यानी किसी ने नहीं समझा होगा जस्ट थिंक अबाउट। तो अब देखो गड़बड़ी क्या हुई, ये सर्किट मेरा गड़बड़ क्यों हुआ, क्योंकि देखो मैंने इनिशियल बताया था एमीटर और वोल्ट मीटर के बारे में। मैंने बताया था जो एमीटर होता है वो हमेशा सीरीज सर्किट में सीरीज कनेक्ट किया जाता है, तो बैटरी के साथ वो रजिस्टर के साथ उसको सीरीज में कनेक्ट करो। तो यहां तो मैं सही था, लेकिन वोल्ट मीटर को पैरेलल कनेक्ट करा जाता है, किससे, रजिस्टर से, समझे। मैंने इस चीज को बताया हुआ है, ध्यान से देखना, वोल्ट मीटर में मैंने पॉइंट लिखाए थे, मैंने कहा था इसको याद कर लेना बच्चों, इसको मैं आगे बताऊंगा। तो यहाँ पे क्या है, एमीटर को सीरीज में कनेक्ट करेंगे और वोल्ट मीटर को पैरेलल में। भैया मैं सर ने बताया कि भाई ऐसा नहीं करते हैं, इसको वोल्ट मीटर को पैरेलल कनेक्ट करो, और जब मैंने पैरेलल कनेक्ट किया बल्ब जल गया अभी तो तुम कह रहे थे कि जो फ्यूज है अब कैसे जलने लगा, मारा नहीं, वो नॉर्मली नहीं करते, उस समय गलतियां दिखा रहे हैं। हमको मालूम है ज्यादा बच्चे यही गलती करेंगे, और ज्यादातर बच्चे यही गलती कर रहे थे। किसी का तो कनेक्शन ही पॉजिटिव से नेगेटिव कर रहे हैं, तो बच्चे होते हैं यार 14-15 साल के बच्चे, जानते हो तुम, हैं। हालांकि उसमें पबजी वबजी नहीं चलता था, लेकिन फिर भी क्या है ना कि
एड्रिनल ग्लैंड अभी आगे आएगा, उस समय सेक्रेट होगा। तो आप लोगों का क्या है कि जैसे बाइक मिल गई, हाँ समझ रहे हो ना, साइकिल मिल गई तो बैकग्राउंड सीधे क्रिस की बैकग्राउंड म्यूजिक चालू हो जाता है। तो ये सब आपके साथ होता होगा, ठीक है। अपने आप को हीरो हम ही हैं, कैप्टन अमेरिका हम ही हैं, टाइगर श्रॉफ, ये सब चलता है। खैर, और रियलिटी कुछ और होती है, तुम्हें मालूम है। तो चलो क्वेश्चन में चलते हैं। तो यहाँ देखते हैं गलती क्या है। तो मेरी गलती यही वाली थी अप्रोक्सीमेटली, है कि नहीं, कि यहाँ पे ये, अब देखो मैंने क्या बताया, मैंने बताया एमीटर जो होता है वो सीरीज में कनेक्ट होगा और वोल्ट मीटर कैसे, पैरेलल में कनेक्ट होगा, ठीक है। पैरेलल का मतलब उसमें करंट अलग अलग जाएगी ना, रजिस्टर में और वोल्ट मीटर में दोनों में ही करंट अलग अलग जाएगी, पाथ अलग रहेगा। तो ये तो गलत हो गया, क्यों भैया, सीरीज में जोड़ दिया। अब सेकंड वाला बताता हूं। सेकंड में क्या है, सेकंड में आप देखिए कि एमीटर का कनेक्शन सही है, सीरीज में है, वोल्ट मीटर का भी कनेक्शन सही है यार, ये भी सीरीज में है। चलो इसको लॉक कर दिया जाए, ये सही है। आगे चलते हैं। थर्ड वाला, वोल्ट मीटर सीरीज ना, कतई नहीं, बिल्कुल गलत, गलती कर दी इसने। वोल्ट मीटर को नहीं ऐसा कर सकते हैं, ठीक है, ऐसा ही बच्चे गलती करते हैं, ये गलत हो गया, सीरीज में नहीं। अब फोर्थ देखते हैं। फोर्थ में देखो, एमीटर को सीरीज में, बहुत बढ़िया, वोल्ट मीटर को पैरेलल में, सही है। अरे यार टाई हो गया, ये दोनों यार सही है, यानी कुछ तो गड़बड़ है दया, क्योंकि दो ऑप्शन नहीं राइट हो सकते, दोनों सर्किट डायग्राम कैसे राइट होंगे, हो भी सकते हैं बट दो बिल्कुल डिट्टो देंगे क्या आपको एमसीक्यू में, ए भी ऑप्शन से, बी भी ऑप्शन से, डी भी ऑप्शन से, तो देखो थोड़ी माइनर सी मिस्टेक होगी। चलो एक काम करते हैं, सर्किट सही है क्या, नेगेटिव से नेगेटिव अटैच है, पॉजिटिव से पॉजिटिव अटैच, बहुत बढ़िया। इसको देखते हैं, ये पॉजिटिव से अटैच हो जाएगा और ये नेगेटिव से, ये भी सही। अब इधर देखते हैं, देखा गड़बड़ हो गया। ये देखिए जरा, ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव वाला नेगेटिव टर्मिनल जुड़ा हुआ है, बत्ती कैसे जलेगी, बत्ती नहीं जलने वाली है, बिजली का पैसा भी पापा भरेंगे, ये गलत हो गया। अब बचा क्या, सेकंड, तो सेकंड ऑप्शन राइट। इसमें आपको एक्चुअल में पेन लगाने की जरूरत नहीं है, बस कॉन्सेप्ट आपका सही होना चाहिए। आपको मालूम है कि एमीटर को सीरीज में करना है, वोल्ट मीटर को पैरेलल करना है, और कनेक्शन हमारा पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव हो गया, बात खत्म, ठीक है। तो बस नोट कर लीजिए फटाफट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखा, ऑब्जर्व द वीआई ग्राफ एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। आपको याद होगा मैंने जब ग्राफ बनवाया था तो मैंने कुछ इस टाइप का ग्राफ बनवाया था, ठीक है, और यहाँ स्लोप बनाया था कांस्टेंट आर के लिए, ठीक है। और यहाँ आप ध्यान से देख सकते हैं कि v यहाँ पे और i यहाँ पे बोला था, कोई बात नहीं, इस बार i को इधर और v को इधर दे रहा, उससे क्या मतलब है हमारा, है ना, वोल्टेज को नीचे दे रहा, फॉर्मूला थोड़ी ना चेंज हो जाएगा। v बाई आई था, r इज इक्वल टू क्या था, r इज इक्वल टू v बाई आई था, v बाई आई ही रहेगा। लेकिन एक बात का याद रखो कि जब हमारा एक कांस्टेंट ऐसे एक स्ट्रेट लाइन जा रहा होता है तो वहां पे r की वैल्यू उस पर्टिकुलर लाइन के लिए कांस्टेंट रहती है, उस पर्टिकुलर लाइन के लिए। मतलब कहने का मतलब है कि ये जो R1 है ना, ये जो मेरी R1 रजिस्टर, मेरा जो R1 रजिस्टर है वो हर एक पॉइंट पे कांस्टेंट रहेगा, R2 हर पॉइंट पे कांस्टेंट रहेगा, R3 हर पॉइंट पे कांस्टेंट रहेगा। कहने का मतलब ये समझ लो कि मेरे पास तीन अलग अलग तरह के वायर हैं और उनके रजिस्टर्स हैं। क्लियर है। अब क्या कह रहा ऑब्जर्व द वीआई ग्राफ एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहां चार ऑप्शंस दिए गए हैं, इनको करेक्ट करना है और रजिस्टर सबका दे रहा है। हमें मालूम है कि R के लिए फॉर्मूला क्या होता है, V अपॉन I। तो अगर R मैक्सिमम हमें पता करना, हम कह रहे हैं चलो बताओ R मैक्सिमम कब होगा, तो तुम बोलोगे सर R मैक्सिमम तब होगा जब V मैक्सिमम हो, क्योंकि आप ध्यान से देख सकते हैं कि R प्रोपोर्शनल टू द V होता है और R जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द I होता है। समझ में आ गया। यहां पे ध्यान से देखिए, अगर V इंक्रीज होता है तो R इंक्रीज होगा और अगर I डिक्रीज होता है तब R इंक्रीज होगा। ये बात समझ में आ गई आप लोगों को, बहुत अच्छी बात है। चलिए अब देखते हैं अपने ग्राफ को, ध्यान से देखो जरा। पहला R1, अगर मैं R1 की बात करूं तो ये किसकी तरफ ज्यादा प्रोसीड कर रहा है, किसकी तरफ ज्यादा झुका हुआ है, किसकी तरफ ज्यादा प्रोसीड किया हुआ, करंट की तरफ। तो करंट की तरफ ज्यादा जा रहा है यानी करंट इंक्रीज हो रहा है, और वोल्टेज को ध्यान से देख सकते हो कि उसने वोल्टेज को सिर्फ इतना ही कवर किया है और करंट को उसने काफी ज्यादा कवर किया है। ये मैं अंदाजा बता रहा हूं। तो अब जरा बताइए कि यहां पे क्या ज्यादा है, करंट या वोल्टेज, करंट। तो अगर करंट ज्यादा है, करंट इंक्रीज मतलब करंट यहां पे बहुत ज्यादा है, तो रजिस्टर क्या हो जाएगा, घट जाएगा, रेजिस्टेंस घट जाएगा। यानी यहां पे R1 फॉर R1 कंडीशन बिकॉज करंट इज मोर देन रेजिस्टेंस इज लो। क्लियर है ना।
तो यहाँ पे R1 की वैल्यू सबसे ज्यादा लीस्ट होगी, लो होगी। समझ में आया? ठीक है। अब बात करते हैं R3 की, क्योंकि R2 तो मिड में है, वो तो मिडिल में ही रहेगा। R3, अगर मैं R3 की बात करूं तो देखो यहाँ वोल्टेज क्या है, मैक्सिमम है करंट के कंपैरिजन में, तो R3 क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा, मोर होगा। तो हमें पता चल गया सबसे कम कौन होगा, R1, सबसे ज्यादा कौन होगा, R3। तो देखो सब बराबर तो नहीं होने वाला, बराबर तब होगा जब सारी लाइन एक दूसरे को ही को इंक्लाइन कर रहा है, ऐसा नहीं, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। अब देखते हैं R3, ये सबसे छोटा ना, हो ही नहीं सकता, सबसे बड़ा है। R1 सबसे छोटा, हाँ ये कंसीडर कर सकते हैं, और R1 सबसे छोटा, ये भी कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि R3 को ये मिड में ले रहा है और R2 को सबसे ग्रेटर बोल रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। देखिए इससे बड़ा तो ये है, कौन सा ऑप्शन राइट है, थर्ड ऑप्शन। क्यों? क्योंकि R1 सबसे छोटा है, R3 सबसे बड़ा है। क्लियर है? समझ में हो गया, बिल्कुल हलवा सा था, नोट करो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही बेहतरीन। सर वो तो हर बार बोलते हैं, मैं बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आता हूँ, फालतू नहीं लाता हूँ। चलो, इफ द करेंट I through a register in increased by 100%, 100% by increase, क्या है मतलब इसका? क्वेश्चन बाद में पढ़ते हैं, पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। देखो मतलब ये है कि जरा समझो कि मान लो कि तुम्हारा बैंक अकाउंट ओपन हुआ और उस बैंक अकाउंट में तुमने 10 रुपए जमा किया, ठीक है, या चलो पापा है, पापा भाई तुम गए थे अपनी बुआ के यहाँ या मौसी के यहाँ, मतलब अपने रिलेटिव के यहाँ गए, ठीक है, अब ठीक है, नहीं तो बुआ के यहाँ बोले तो पापा नाराज और मौसी के यहाँ बोले मम्मी नाराज, ठीक है। तो चलो तुम क्या हुआ, अपने कोई फ्रेंड के घर में गए तो उनकी मम्मी ने तुमको तुम्हारी मुंह दिखाई के लिए 50 रुपए दिए, ठीक है, पहली बार देखा तो 50 रुपए तुमको दिए। तो 50 रुपए, अब तुम तो जानते हो, तुम तो बिगड़े बच्चे हो, हैं, बदमाश हो एक नंबर के। तो तुमने क्या किया, तुमने 40 रुपए रास्ते में खर्च कर दिए। तुम्हारे दोस्त ने कहा मम्मी ने पैसे दिए था, खिलाओगे नहीं क्या? 40 रुपए तुमने खर्च कर दिया, बचा 10 रुपए। मम्मी को पता चला 50 रुपए मिला था, आंटी ने दिया था, 40 खर्च कर लिए। मम्मी ने कहा ये भी तुम खर्च कर दोगे, लाओ मेरे को दो। तो तुमने कहा यार मन तो नहीं कर रहा था, लेकिन तुमने 40 खर्च कर दिए थे, यानी गलती तो करा था तुमने। तुमने कहा ठीक है मम्मी तभी दूंगा जब इसमें इंटरेस्ट कुछ तो दोगी, या तुम नहीं दे रहे। तो मम्मी ने कहा एक काम करो, तुम 10 रुपए दो, मैं 100% प्रॉफिट नेक्स्ट डे पे दूंगी, 100%। तो तुम जोड़ना चालू कर दिए, 100%, 100% क्या? तो अगर मालूम है तो क्या करोगे, 10 रुपए तुमने दिया, इसका 10 का 100% निकालो, 100%। अभी परसेंट को हटाओगे तो क्या आएगा, नीचे 100 है ना, परसेंट के 100 से 100 कट गया, कितना प्रॉफिट हुआ, 10। मम्मी ने बोला कि भाई 10% एक्स्ट्रा दूंगी, यानी 10 रुपीज था और 10 रुपीज का और प्रॉफिट। तो ये तो नेक्स्ट डे पे जब कहो मम्मी लाओ मेरा पैसा 100% प्रॉफिट के साथ, तो जो 10 रुपए दिए थे वो कितना हो गया, अब वो 20 हो गया। यानी हम इनडायरेक्टली ये कह सकते हैं कि 100% का मतलब कोई भी चीज का डबल हो जाना, कोई भी चीज का डबल हो जाना। अगर वो 100 है तो 100 का 100% 100 होता है, और जब वो मिलेगा प्रॉफिट के साथ तो वो 200 मिलेगा। मान लो तुम्हारे पास 2000 रुपीज है, जब 100% हो जाएगा प्रॉफिट तो 4000 हो जाएगा, समझे ना, प्रॉफिट मतलब इंक्रीज। क्लियर है? तो यहाँ पे भी सेम चीज है, मतलब समझ में आ गया होगा। कह रहा जो इफ द करंट आई थ्रू अ रजिस्टर इंक्रीज बाय 100%, जो करंट है उसको मैंने 100% इंक्रीज कर दिया। क्या मतलब इसका, कि अगर करंट 2 एम्पियर है तो अब हो जाएगी 4 एम्पियर, अगर करंट है 10 एम्पियर तो अब हो जाएगी 20 एम्पियर, और अगर करंट आई है तो हो जाएगी 2i, डबल। कह रहा एज्यूम दैट टेम्परेचर रिमेन अनचेंज, भाई ओम्स लॉ लगाना है तो टेम्परेचर वगैरह अनचेंज करो, कांस्टेंट करो। द इंक्रीज इन पावर डिसिसिपेटेड विल बी, समझ में आ? तो मतलब कुल मिला के क्या पूछ रहा, पावर कितना इंक्रीज हो जाएगा, पावर कितना बढ़ जाएगा, सिंपल सी बात है, कितना है ना, क्या बोलते हैं, कंज्यूम किया जाएगा। तो चलो देखते हैं, करते हैं क्या करेंगे। हम P को I से रिलेट करेंगे, R से तो करेंगे क्योंकि रजिस्टर दे रहा, तो I और R में फॉर्मूला लगाना है। याद रखो करंट के इंक्रीज और डिक्रीज करने से रजिस्टर पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, यानी R तो कांस्टेंट ही रहने वाला है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमें मालूम है P का फॉर्मूला क्या होता है, I के टर्म में P का फॉर्मूला होता है I स्क्वायर R, यही तो होता है, बरखुरदारो पढ़ा तो होगा। P इज इक्वल टू I स्क्वायर R। तो अगर हम यहाँ से फॉर्मूला लगाएं या डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी लगाएं तो P इज प्रोपोर्शनल टू द I स्क्वायर, R कांस्टेंट है क्योंकि कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, मतलब ये पता चल गया P जो है I स्क्वायर के से रिलेट करेगा। तो अब देखते हैं पहले कि I1 की वैल्यू क्या है।
तो पहले तो करंट आई थी, आफ्टर इंक्रीजमेंट 100%, आफ्टर इंक्रीजमेंट 100% क्या हो जाएगी 2i, और इस चीज को मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, कितना हो गया 2i आफ्टर इंक्रीजिंग 100%। क्लियर है? डिस्क्रिप्टिव का तो और अलग तरीके से बताऊंगा मैं। अब सो यहां पे अगर तुम लगाओगे तो P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा I1 स्क्वायर अपॉन I2 स्क्वायर। ये क्यों? क्योंकि रेशियो में ले रहा हूं तो इक्वल लगा दूंगा, जो भी कांस्टेंट R होगा वो कट जाएगा। ओके नेक्स्ट P1 यानी पहले वाला पावर, और P2 यानी अभी पूछ रहा है, जो अभी का अभी, ठीक है 2i, सॉरी यहां पे क्या होगा i, ये देखो I1 की वैल्यू i है तो i स्क्वायर, और I2 की वैल्यू 2i है तो 2i होल स्क्वायर। अगर इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 4i स्क्वायर। अभी ये i स्क्वायर से i स्क्वायर कैंसिल, यानी हम ये कह सकते हैं कि P1 अपॉन P2 कितना हो गया 1/4। समझ में आया? कितना हो गया 1/4। ठीक है, मतलब हम ये कह सकते हैं कि पहले पावर था 1 वॉट, अब हो गया 4 वॉट, 4 गुना बढ़ गया, 4 टाइम्स। यानी करंट को जब तुमने डबल किया तो पावर 4 टाइम्स हो गया। बट मेरे से ये नहीं, मेरे से परसेंटेज पूछ रहा, और साथ ही साथ क्या पूछ रहा है इंक्रीज पावर, कितना इंक्रीज हुआ। तो जरा बताओ कि 1 से 4 हो गया, तो बताओ कितना इंक्रीज हुआ सर 3 इंक्रीज हुआ, यस 3 वॉट इंक्रीज हुआ। तो इंक्रीज कितना हुआ, सो इंक्रीज पावर परसेंट, इंक्रीज पावर परसेंट इज इक्वल टू कितना इंक्रीज हुआ सर 3 इंक्रीज हुआ, है ना। देखो 1 से अगर देखोगे तो 3 इंक्रीज हुआ, कितने किसमें इंक्रीज हुआ सर 1 में इंक्रीज हुआ। कितने का मतलब समझो कि पहले आपके पास कितना था, जैसे मैंने बताया ना कि 10 रुपए था, 10 से आपका 20 हो गया, तो इंक्रीज कितना हुआ 10 इंक्रीज हुआ। अगर 10 से 40 हो गया, आपके पास 10 रुपीज था वो 40 रुपीज में कन्वर्ट हो गया, कितना इंक्रीज हुआ 30 इंक्रीज हुआ। किसमें इंक्रीज हुआ, जो पहले था आपके पास, कितना था पहले 10 था, तो ऐसे यहां पे भी 3 इंक्रीज हो गया, 1 था 3 इंक्रीज हुआ, किसमें इंक्रीज हुआ 1 में इंक्रीज हुआ। परसेंट निकालना है तो 100 मल्टीप्लाई करो, तो अब देखो 3 1 जा 3, 3 इंटू 300 आ गया, खत्म 300%। समझ में? एकदम हलवा सा था, इसको आप 300% लगा देंगे। ये आपकी शॉर्ट ट्रिक चल रही है, शॉर्ट में कैसे करा जाए 300%, ठीक है नोट करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, 2 बल्ब्स हैव द फॉलोइंग रेटिंग। रेटिंग का मतलब उस बल्ब में, जैसे आप लोगों के पास चार्जर होगा, है ना, मोबाइल के चार्जर्स वगैरह होते हैं, उसमें आपको साफ दिख जाता है, या फिर कोई भी नई चीजें लेकर आते हैं ना तो उसमें रेटिंग लिखा रहता है कि मैं जैसे कूलर लेकर आए तो उसमें उस कूलर का रेटिंग लिखा रहेगा 220 वोल्ट 900 वॉट ऐसा करके लिखा रहता है। तो ऐसे चार्जर में देखिएगा तो आजकल जैसे फास्ट चार्जर हो गए 20 वॉट के फास्ट चार्जर, तो 20 वॉट के फास्ट चार्जर नहीं, कभी 20 वॉट नहीं लिखा रहेगा, उसमें ऐसे लिखा रहेगा 10 वोल्ट और 2 एम्पियर ऐसे लिखा रहेगा, या फिर लिख सकता है 5 एम्पियर 4 वोल्ट, ऐसे 5 4 20 वॉट हो गया, V इंटू आई फॉर्मूला लगाते ही हो ना, तो इस तरीके से रेटिंग लिखी रहती है, रेटिंग लिखी रहती है। तो ऐसे यहां पर भी मेरे पास बल्ब है और उस बल्ब में रेटिंग लिखा हुआ है, नीचे लिखा रहता है ना, तो 40 वॉट 220 वोल्ट, और ये 220 वॉट और 110 वोल्ट। इसको ऑप्शन मत समझिएगा पता लगा कंफ्यूज हो गया ऑप्शन, यार फर्स्ट सेकंड कौन सा लगाऊं, ठीक है। तो ये रेटिंग है। अब इसके अकॉर्डिंग देखो क्या लिखा है, द रेशियो ऑफ देयर रेजिस्टेंस, इनके रेजिस्टेंस का रेशियो क्या है। तो यानी 2 रेजिस्टेंस है, पहले के लिए R1 दूसरे के लिए R2, उनका तुम्हें फाइंड आउट करना है रेशियो। तो चलो फॉर्मूला लगाते हैं। देखो मेरे को रजिस्टर्स में आंसर चाहिए, मुझे पावर दे रहा है और वोल्टेज दे रहा है, तो अब जरा सोचो पावर वोल्टेज और आर इन तीनों को रिलेट करके कौन सा फॉर्मूला तुम यूज कर सकते हो, कौन सा, ये ना P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, यही तो कर सकते हो, है कि नहीं। हालांकि फॉर्मूला बहुत होता है, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, P इज इक्वल टू वी इंटू आई, बट प्रॉब्लम ये है कि हम कौन सा टारगेट करें, कौन सा यूज करें, तो ये बेटर रहेगा, ये सब हमारे यूज के नहीं है, तो P इज इक्वल टू वी स्क्वायर आर लगाते हैं, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। अब हमारे पास P1 फॉर फर्स्ट केस, P1 फॉर्मूला लगाएंगे तो ये V1 स्क्वायर अपॉन R1, P1 की वैल्यू कितनी है भाई 40, और V1 की वैल्यू कितनी है 220,
220 स्क्वायर, ठीक है। और R1 की वैल्यू R1। अब देखो ये तो हो गया, थोड़ा सा लंबा मेथड हो जाएगा। अब इसको थोड़ा शॉर्ट करते हैं, क्योंकि हम अब इसको सॉल्व करेंगे, R1 की वैल्यू निकाले, फिर R2 की वैल्यू निकाले, सॉल्व हो जाएगा। या थोड़ा शॉर्ट करते हैं, चलो शॉर्ट करते हैं। अगर हम शॉर्ट करेंगे तो देखो हम करेंगे, ये दो कनेक्शन दे रहा है, मतलब दो बल्ब दे रहा है, तो हम इसको P1 P2 कर देते हैं डिवाइड में। और P1 के लिए फॉर्मूला लगेगा V1 स्क्वायर बाई R1, और P2 के लिए लगेगा V2 स्क्वायर बाई R2। समझ में? अब ये R2 एकदम ऊपर जाएगा, ये मतलब मैंने बताया डिनोमिनेटर न्यूमरेटर के पास चला जाता है ना, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के पास। तो P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू R2 ऊपर गया, ये हो गया V1 स्क्वायर इंटू R2, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा V2 स्क्वायर इंटू R1। बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो समझ में इजी हो जाएगा। P1 की वैल्यू क्या है, ये है 40, और P2 की वैल्यू 20। वॉट में है ना, वॉट कट जाएगा, ये कितना 2 आएगा। और यहाँ पे V1 की वैल्यू देखिए, V1 की वैल्यू है 220 स्क्वायर, और R2 भी रहेगा। इसी तरीके से इसकी वैल्यू 110 और R1। इसका स्क्वायर मत करिएगा, थोड़ा सा वेट करिएगा। नेक्स्ट लाइन, यहां रहेगा 2, ठीक है, इज इक्वल टू, एक काम करिए, ये दोनों स्क्वायर है, कंबाइन करिए, हो जाएगा 220 डिवाइडेड बाई 110 होल और स्क्वायर, और ऊपर रहेगा R2 और नीचे रहेगा R1। समझ में आया? ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद ये 2 ही रहेगा। आप इसको बहुत जल्दी कर सकते हैं, मैं तो पूरा डिस्क्राइब कर रहा हूं। इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 2, और 2 का स्क्वायर 4, यानी यहां हो गया 4 इंटू R2 अपॉन R1। 4 को सेकंड साइड लाइए, तो ये हो गया 2/4 इज इक्वल टू R2/R1। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी 1/2। यानी आंसर आप कौन सा लगाएंगे, ये वाला, बट गलत हो गया। क्यों? क्योंकि यहां आप R2 अपॉन R1 कर रहे हैं, आपको P1 के अकॉर्डिंग R1 अपॉन R2 करना है। तो आंसर ये आएगा R1 अपॉन R2। इसको रिवर्स कर दीजिए तो 2 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा, 2/1। खत्म। तो आंसर कौन सा, बी वाला। क्लियर है? सो आई होप समझ में आ गया होगा, फास्ट नोट कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट है आपका, ध्यान समझिएगा हीट का, क्योंकि इससे पहले आपने एक भी क्वेश्चन नहीं लगाया हुआ है। लास्ट क्वेश्चन लास्ट टाइप भी है। 100 जूल ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड ईच सेकेंड। तो 100 जूल ये क्या है, हीट, इलेक्ट्रिक एनर्जी नहीं है, हीट एनर्जी है, एच। एच की वैल्यू गिवन है, कितना 100 जूल। बहुत जल्दी भी कर सकते हैं, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हुए बता रहा हूं। इज प्रोड्यूस्ड ईच सेकेंड, यानी टाइम कितना दे रहा है भाई, 1 सेकेंड। 4 ओम, रजिस्टर कितना दे रहा है, 4 ओम, ठीक है। कह रहा था पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रजिस्टर इज, यानी V पूछ रहा है यार। ये बहुत गंदी बात है। क्यों गंदी बात है भाई? क्योंकि हमें हीट एनर्जी का फॉर्मूला पता है, क्या, I स्क्वायर RT होता है, ये तो होता है, I स्क्वायर RT होता है। बट मेरे से तो V पूछ रहा, I तो दे ही नहीं रहा। तो देखो हम अपनी ही बात पे अड़ग रहेंगे, क्योंकि हीट एनर्जी के लिए जूल्स लॉ के अकॉर्डिंग यही एक फॉर्मूला बताया गया है। इसको आप कनेक्ट जरूर कर सकते हैं VIT बनाकर, बट हम इसी पे रहेंगे, ठीक है। हम यहाँ से I निकालेंगे और उसके बाद फिर ओम्स लॉ लगा के देन V निकालेंगे, ठीक है। हमसे क्या पूछ रहा है, कह रहा था पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रजिस्टर, V पूछ रहा है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे H की वैल्यू क्या है, H की वैल्यू 100, I की वैल्यू पता करना है भाई, R की वैल्यू क्या है, R की वैल्यू 4 है, और टाइम 1 है। 4 को सेकंड साइड ले जाओ तो ये 100/4 हो जाएगा ना, और इधर क्या रहेगा I स्क्वायर। तो इसको डिवाइड करो, कितना आएगा 25। तो I स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 25। सो I कितना हो जाएगा, आप जानते हैं 5 एम्पियर। इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 5 एम्पियर तो आएगा, इतना तो आपको पता ही हो गया। अब आगे चलते हैं, मेरे इसको बाई ओम्स लॉ, बाई ओम्स लॉ। ओम्स लॉ जी क्या कहते हैं भाई, ओम जी क्या कहते हैं, मैं ओम्स बार बार बोलता हूं, उसमें आप मत जाइएगा, ओम्स बोलता हूं, फ्लो में निकलता है। V पूछ रहा है, I पता है 5 और R पता है 4, 5 4 जा 20, तो कितना आएगा आंसर 20 वोल्ट। खत्म। कौन सा, फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। सो आज के लिए आपका इतना ही रहेगा। आप इसे अच्छे से रिवाइज करते रहिएगा और अच्छे से पढ़ते रहिएगा, क्योंकि एग्जाम में आपको धुआं भरना है, ठीक है। तो चलो आज के लिए इतना ही, और क्विज के लिए आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए। मैंने आपको कोड दे दिया है, 5 बजे आपको ऑनलाइन रहना है, ठीक है, किसी भी कंडीशन पे। नहीं तो बाद में भी करेंगे तो दिक्कत होगी आप लोगों को, क्योंकि स्कोर जो है वो ऑनलाइन ही रहेगा,
ठीक है, मैं बता भी दूंगा, वीडियो भी उसका रहेगा आपका बकायदा, किसके नाम है। हाँ, नाम अच्छे से डालिएगा, ऐसे नहीं फालतू डालिएगा, अपने नाम डालिएगा, क्योंकि लीडर बोर्ड में आपका नाम आएगा, तो उसको ध्यान रखिएगा। जैसे सपोज दैट किसी का नाम है भाई, जैसे मुकेश हो गया, हाँ, कैनिल हो गए, विपुल हो गए, ठीक है, उज्जवल हो गया, तो ये सब अपने नाम अच्छे से डालना, ठीक है, जिसमें लीडर बोर्ड में आपका नाम रहेगा। बहुत अच्छा लगता है ऐसे बच्चे ऊपर आते हैं। ठीक है, तो बस, ओके, बाय।